हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की बायोग्राफी पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाली है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी एलटी एंड एनवीएस केवीएस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसमें फ्रेंड्स हमने इंक्लूड किया है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेवी स्टडी हब पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, सबसे पहले क्या वर्थ देख लेते हैं। Birth 7th April 1770 at Cockermouth on the Derwent in Cumberland, part of the Scene region in northwestern England known as the Lake District। तो फ्रेंड्स, 7 अप्रैल 1770 में इनका बर्थ हुआ है और कहाँ पर, कुकरमाउथ में। ठीक है। और जो ये रीजन है, जो ये क्षेत्र है नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का, इसे जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको शायद याद भी होगा और रिकॉल कर लेते हैं फिर से, लेक पोइट भी के नाम से भी इनको जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ को। तो फ्रेंड्स, डेथ हुई थी इनकी 23 अप्रैल 1850। और फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ जी की डेथ और शेक्सपियर जी की डेथ और शेक्सपियर जी का डेट ऑफ बर्थ तीनों मतलब 23 अप्रैल ही हैं। तो एक मतलब क्या करना है, कोरिलेट करना है चीज़ों को और याद रखना है हमें, है ना। तो कंपैरिजन में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर जी की डेथ जो है वो 23 अप्रैल को ही हुई थी, दोनों की। died of pleurisy at the age of 80 and was buried at St. Oswald's Church, Grasmere। प्लोरिसी एक बीमारी होती है फ्रेंड्स, जिसमें इनके लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उससे इनकी डेथ हुई थी। और एज थी उस टाइम पर 80 ईयर्स ओल्ड थे ये। और कहाँ पे बेरीड किया गया था फ्रेंड, एसटी ओसवाल्ड चर्च, ग्रासमेयर में। ओके। पेरेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, हिज फादर John Wordsworth was a legal representative of James Lowther, afterwards the first Earl of Lonsdale. His mother's name was Anne Cookson। तो फ्रेंड, इनके पापा जो थे, मुझे पापा निकल जाता है, फादर जो थे वो जॉन वर्ड्सवर्थ थे। कल भी बात हुई थी कि चारों जो हमारे टीजीटी के राइटर्स हैं फ्रेंड्स, उनके सभी के फादर्स जो हैं वो जॉन लगाना है उनमें, सिर्फ जॉन वर्ड्सवर्थ के जॉन वर्ड्सवर्थ हैं, गाल्सवर्दी जी के जॉन गाल्सवर्दी हैं, विलियम शेक्सपियर जी के जॉन शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन जी के भी जॉन मिल्टन ही है। ठीक है। हिज फादर जॉन मिल्टन वॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लोदर के। ठीक है। और इनकी मम्मी का जो नाम था वो था एन कुक्सन, मदर का नाम एन कुक्सन। एजुकेशन हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एसटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ठीक है। Love affairs. He had a very short affair with Mary Estwade in November 1791. He visited France and fell in love with a French woman, Annette Vallon, who in 1792 gave birth to their child, Caroline. The reign of terror and war between France and Britain separated them। तो फ्रेंड्स, इनका जो लव अफेयर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक छोटा सा अफेयर किनके साथ रहा था, मैरी एस्टवेट के साथ में। ओके। और 1791 में वो
फ्रांस गए थे तो एक फ्रेंच वुमेन थी, उनका नाम था एनेट वेलन, ठीक है। और उन्होंने 1792 में एक कैरोलिन नाम की डॉटर को जन्म दिया था, ठीक है। और इनके जो सेपरेशन का रीज़न था फ्रेंड, द रीज़न ऑफ टेरर एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, युद्ध चल रहे थे, उनकी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे, होना पड़ा था। नेक्स्ट है मैरिज की बात करते हैं। मैरिज ऑन 4 अक्टूबर 1802। अब चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखना है। 1802 में क्या हुआ था फ्रेंड, लिरिकल बैलेड्स का थर्ड पब्लिकेशन आया था, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उनकी शादी उसी ईयर हुई थी जिस टाइम पे इनका लिरिकल बैलेड्स का 3rd एडिशन आया था। ओके। वर्ड्सवर्थ मैरीड मैरी हचिंसन हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ। और जो है मैरी हचिंसन थी फ्रेंड्स, वो उनकी स्कूल फेलो रह चुकी थी, ठीक है। ऑनर्स, क्या क्या ऑनर्स मिले हुए थे, क्या क्या सम्मान मिले हुए थे। इन 1838 वर्ड्सवर्थ received an honorary doctorate in civil law from the University of Durham, and in 1839 he was awarded the same honorary degree। 1838 में उन्हें क्या मिला था, डॉक्टरेट इन सिविल वार। In 1842 the government awarded him a civil list pension of £300 in a year। तो गवर्नमेंट ने उन्हें एक 300 पाउंड की एक पेंशन भी दी थी। पोइट लॉरियट की बात करते हैं फ्रेंड्स अब। तो 1843 में ये बने थे और 1850 तक रहे थे। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरियट इन 1843 और TGT 01 मतलब 2001 में पूछा गया है। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी, he initially refused the honor, saying that he was too old, but accepted when the Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required of you. He became the only laureate to write no official verses। तो फ्रेंड्स ये पोइट लॉरेट बने थे 1843 में, और किसके बाद में बने थे, डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी के बाद में बने थे। और ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर, उन्होंने मना कर दिया था कि क्या कह करके कि ही वॉज टू ओल्ड, वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील थे इंग्लैंड के। तो उन्होंने उनसे एश्योर किया था, उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुमको पोइट लॉरियट बनना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है एज की वजह से, क्योंकि वो बुढ़ापा था उनका, तो इस वजह से। ऑक्यूपेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे एंड क्रिटिक ऑल्सो, ठीक है। अब ये किस किस एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, TGT 2004 में पूछा गया है, और PGT के 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अ सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ। He was the second of 5 children born to John Wordsworth and Anne Cookson, the other being Richard, Dorothy, John and Christopher। तो फ्रेंड्स वह 5 बच्चों में से सेकंड थे, ठीक है, सेकंड थे, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन, देन अदर बीइंग, और इनके जो भाई बहन थे उनके नाम हैं रिचर्ड, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जॉन एंड क्रिस्टोफर। और डोरोथी ने फ्रेंड्स इनका साथ दिया था बिल्कुल लास्ट तक। ओके,
In 1778, his mother Anne Cookson Wordsworth died. 1778 में इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी. In the year 1779, he was sent to school in Hawkshead, a village in England's Lake District. 1779 में ये कहाँ गए थे फ्रेंड्स? स्कूल गए थे. स्कूल भेजा गया था हॉक्सहेड में. और हॉक्सहेड क्या है फ्रेंड्स? एक ब्लेज है. कहाँ पर? इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है. इन 1787 he was enrolled at St. John's College, Cambridge University. He published his first piece of writing, a sonnet, in the European magazine. तो फ्रेंड्स 1787 में एसटी जून्स कॉलेज में एनरोल हो गए थे. एडमिशन मिल गया था. और ये किससे एफिलेटेड था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थे. ठीक है. ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग. उन्होंने उसी टाइम पे पहला अपना वर्क लिखा था, एक सोनेट लिखा था, और जिसे पब्लिश कराया गया था द यूरोपियन मैगजीन में. ठीक है. जैसे हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हम मैगजीन में अपनी कोई भी मतलब क्रिएशन दे सकते हैं ना. तो ऐसे 1787 में उन्होंने पहला अपना सोनेट लिख दिया था. इन 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. 1791 में उन्हें क्या हुआ था? बैचलर्स डिग्री. उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. इन नवंबर he traveled to France when he witnessed the middle stage of French Revolution. 1790 की ही बात चल रही है फ्रेंड, और ये 1791 की ही बात चल रही है. और 1791 के नवंबर में वो कहाँ गए थे? फ्रांस. और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा फ्रेंड्स? ही विटनेसेस द मिडल स्टेजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मिडल स्टेज देखी. ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन नेम एनिट वेलोन. ठीक है. और वो एनिट वेलोन नाम की जो एक गर्ल थी फ्रेंच, उसके प्यार में पड़ गए. ठीक है. इन फरवरी 1793 he published his first poetry collection and evening book and descriptive sketches. देखो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना पहला वर्क कब पब्लिश किया था? तो इन फरवरी 1793. और क्या नाम था वर्क्स का? एन इवनिंग वॉक था और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस. ठीक है. In 1795 he receives a legacy of £900 from Raisley Calver and sets up house in Dorset, England with his sister Dorothy. 1795 में उन्हें एक £900 की लेगेसी मिली थी फ्रेंड्स. किससे? रेसले कलवर्ट से. एंड उन्होंने अपना घर बनाया कहाँ? डोरसेट, इंग्लैंड में. और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है 1795 में. और किसके साथ रहने लगे थे? हिज सिस्टर डोरथी. द सेम ईयर he met Samuel Taylor Coleridge in Somerset. So their first meeting took place in Bristol in August 1795. 1795 में वो एस.टी. कॉलरिज जी से मिले थे. ठीक है. और यद्यपि वो पहले भी मिल चुके थे ब्रिस्टोल में अगस्त 1795 में. ठीक है. कुल मिला के ये है कि कैसे भी क्वेश्चन आता है
तो 1795 में ही मिले हैं, वो चाहे पहली बार मिले हों या दूसरी बार मिले हों। ओके, between 1795 and 97 he wrote his only play The Wanderers, a was tragedy set during the reign of King Henry III of England। 1795 और 97 के बीच उन्होंने अपना एक ही प्ले लिखा था, मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्ले है और वो है वॉर्डरर्स। और ये क्या है, अ वर्स ट्रेजिडी, पोइट्री मतलब पोइटिक फॉर्म में लिखा है इन्होंने, ट्रेजिडी है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड, और उस टाइम पे किसका रेन था, किसका शासन था फ्रेंड्स, हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। In 1797, Wordsworth and his sister Dorothy moved to अल्फोक्सटन हाउस, सोमरसेट। 1797 वो वापस कहाँ आ गए थे, अल्फोक्सटन हाउस, सोमरसेट में, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम कोलरिज होम इन नेदर स्टोवे, जो थोड़ी दूर ही था कोलरिज के घर से, ठीक है। In 1798, Wordsworth and Coleridge produced lyrical ballads, manifesto of English romantic criticism. Coleridge contributed 4 poems and Wordsworth 19 poems. In second edition, 1800, Wordsworth included a preface detailing the pair's ode evoked poetical principles. In third edition, 1802, Wordsworth added an appendix titled Poetic Diction, in which he expanded the ideas set forth in preface. A fourth and final edition of Lyrical Ballads was published in 1805। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिरिकल बैलेड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कि ये कब आया था हमारा लिरिकल बैलेड्स। सबसे पहली बार ये कब आया था, 1798 में फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 1798 में आया था फर्स्ट एडिशन, उसके बाद में 1800 में सेकंड एडिशन, 1802 में थर्ड एडिशन और 1805 में फोर्थ एंड फाइनल एडिशन। तो देखो यहीं से इंग्लिश रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है, स्टार्टिंग मानी जाती है। और फ्रेंड्स जो हमारा 1798 में आया था लिरिकल बैलेड, उसमें टोटल कितनी पोएम्स थी फ्रेंड्स, 23 पोएम्स। कितनी पोएम्स थी फ्रेंड्स, 23 पोएम्स थी, और जिनमें से 19 तो किसने लिखी थी, एस.टी. वर्ड्सवर्थ जी ने, और 4 पोएम्स जो हैं फ्रेंड्स वो किसने, एस.टी. कोलरिज जी ने, एस.टी. कोलरिज ने, ठीक है। कोलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स, ओके। और देखो स्टार्टिंग किससे हुई थी फ्रेंड्स, सबसे पहला जो वर्क है उसमें क्या है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और किसने लिखा है फ्रेंड्स, एस.टी. कोलरिज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि पहला जो वर्क है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया है। और सेकंड एडिशन में क्या किया था इन्होंने, वर्ड्सवर्थ जी ने क्या इंक्लूड कर दिया, अ प्रेफेस। तो क्या बन गया था 1800 में, अ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 में, ओके। फिर 1803 में थर्ड एडिशन आया है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या किया है, एन अपेंडिक्स टाइटल्ड पोइटिक डिक्शन। क्या ऐड कर दिया इन्होंने, पोइटिक डिक्शन वर्ड ऐड कर दिया, इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडियाज सेट फॉर द प्रीफेस, ओके। अ फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1805, और चौथा जो आया था हमारा फाइनल था वो 1805 में आया था। आई होप क्लियर होगा ये यहाँ तक।
In 1799, he, along with his sister Dorothy, moved back to Lake District and settled at Dove Cottage in the Blaze of Grasmere. 1799 में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वो लेक डिस्ट्रिक्ट वापस आए थे फ्रेंड्स, और सेटल हो गए थे कहाँ पर? डव कॉटेज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और कहाँ पे पड़ती है? ब्लेज ऑफ ग्रासमेयर। डव कॉटेज कहाँ पड़ेगा? ग्रासमेयर में। ओके। इन 1802 ही and Dorothy traveled to France so that he could meet his daughter Caroline and make arrangements for her support with antebellum. When he returned to England, he married Mary Hutchinson, a schoolmate and longtime friend. तो फ्रेंड्स 1802 में वो फ्रांस गए थे दोबारा से, कि जिससे कि वो मिल सकें अपनी बेटी कैरोलिन से और उसे कुछ सपोर्ट कर सकें और उसकी माँ को कुछ सपोर्ट कर सकें। व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, और जब वो वापस आए थे, ही मैरिड मैरी हचिनसन, उन्होंने क्या कर लिया? फिर शादी कर ली थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि फ्रेंड्स एंटेबेलन को लाया जाए इंग्लैंड में। ठीक है। In 1805, his poem to Coleridge, but refused to publish it until he would complete The Recluse, a long piece for which the poem to Coleridge would be a prologue. 1805 में उन्होंने एक वर्क था उनका, क्या नाम था? पोएम टू कॉलरिज, बट रिफ्यूज टू पब्लिश इट। उन्होंने कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन उसे पब्लिश करने से मना कर दिया था जब तक कि उनका वर्क द रिक्लूज जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। और ये रिक्लूज क्या था फ्रेंड? अ लॉन्ग पीस फॉर विच द पोएम कोलरिज वुड बी अ प्रोलोग। रिक्लूज क्या था? एक बहुत बड़ा वर्क था, एपिक वर्क था, जिसके लिए इन्होंने पोएम टू कॉलेज को क्या बनाना था? प्रोलोग मतलब प्रस्तावना, भूमिका। ठीक है। उसकी जो प्रस्तावना बनानी थी फ्रेंड्स रिक्लूज की, वो पोएम टू कॉलेज था। इन 1829 डोरथी वर्ड्सवर्थ comes down with a serious illness that rendered her an invalid until her death in 1855. 1829 में फ्रेंड्स डोरथी जी को क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हुई थी, और जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं लिख पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी। 1855 में उनकी डेथ हुई थी तब तक। इन 1834 हिज इंटीमेट फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज डाइड, और 1834 में उनके फ्रेंड जो हैं एस.टी. कॉलरिज वो भी एक्सपायर्ड हो गए थे फ्रेंड्स। इन 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1839 में उन्हें एक ऑनरेरी डिग्री मिली थी, कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। In 1843 he was named पोइट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। 1843 में वो क्या बन गए थे फ्रेंड्स? पोइट लॉरियट बन गए थे, और किसके बाद बन गए थे? रॉबर्ट साउदी जी के बाद में बन गए थे। ठीक है। ऑन 23 अप्रैल 1850 ही डाइड ऑफ pleurisy, an inflammation of the lining around the lungs. He was buried at St. Oswald Church in Grasmere। 23 अप्रैल को प्लोरिसी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग अराउंड द लंग्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज बरीड एट एस.टी. ओसवाल्ड चर्च, और ये एस.टी. ओसवाल्ड चर्च कहाँ पड़ेगा? ग्रासमेयर में ही था, वहाँ पे इन्हें दफनाया गया था। A few months after his death, his widow
मेरी पब्लिश्ड हिज लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरेज। अभी हम बात कर रहे थे ना, पोएम टू कॉलरेज, पोएम टू कॉलरेज। एज द प्रील्यूड 1850, though it was completed in 1805। ओके, तो उनके एक्सपायर होने के बाद में 1850 में ही उनकी जो मैरी हचिंसन थी, उनकी जो विधवा थी, उन्होंने उनके वर्क को पब्लिश कराया था, है ना। और उसका जो पोएम टू कॉलरेज है, उसका ही टाइटल क्या रख दिया था, द प्रील्यूड। ओके, और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है फ्रेंड, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, कि कंप्लीटेड तो हुई थी 1805 में, जबकि पब्लिश हुई थी 1850 में। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, ये पूछा गया है प्रील्यूड वाला क्वेश्चन TGT 2001 में। ओके, और ये पूछा गया है कंप्लीट कब हुई थी, 1805 में। ये पूछा गया है TGT 2004 में भी पूछा गया है फ्रेंड्स, 2005 में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक छोटा सा लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और कोशिश करें कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे मतलब फैक्ट्स जो है आपके सामने लाने की कोशिश कर सकूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।